student, Assalamu alaikum. This is Laiba Tariq, your biology instructor from tutorial.pk. Today we are doing your chapter 11, that is the bioenergetics. Let's start. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इमेजिन करें कि आप लोग साइकिल चला रहे हैं. क्या आप लोग पैडलिंग के बगैर साइकिल चला सकते हैं? क्यों नहीं? बिकॉज योर साइकिल नीड एनर्जी टू मूव फॉरवर्ड. सिमिलरली दुनिया की हर चीज़ को देखें, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, दे ऑल नीड एनर्जी टू मूव फॉरवर्ड. इसी तरह अगर हम लोग लिविंग थिंग्स की बात करें तो बिल्कुल नॉन लिविंग थिंग्स की तरह भी लिविंग थिंग्स को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. और वो एनर्जी कैसे बनती है और कैसे यूज़ होती है, इन तमाम को हम स्टडी करते हैं अंडर द फील्ड नेम्ड एज बायो एनर्जेटिक्स. बायो मीन्स लाइफ, energetics means the energy that is creating and consuming in the living things of all across the world. चाहे वो बैक्टीरिया हो या चाहे वो एलिफेंट हो, उन तमाम में जितने भी एनर्जी चेंजेस होंगे उन तमाम को हम लोग बायो एनर्जेटिक्स पे स्टडी करेंगे. अब यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम को देखो तो आपको सन नज़र आ रहा है. तो हमेशा याद रखें कि लिविंग थिंग्स के अंदर जो ड्राइविंग एनर्जी होती है, ये जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो है सनलाइट. सनलाइट में से जस्ट 1% एनर्जी जो है वो प्लांट्स कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस क्लोरोप्लास्ट इनटू बाय द प्रोसेस नेम्ड एज फोटोसिंथेसिस इनटू द ग्लूकोज. ये ग्लूकोज देन जो है ये लिविंग थिंग्स के अंदर जाती है. अगर ये जो है ये एरोबिक लिविंग थिंग्स होंगे, इनके ऐसे लिविंग थिंग जो कि एरोबिक रिस्पिरेशन करते हैं, तो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा जो कि एनर्जी रिक्वायर्ड होगा. और अगर वो एनएरोबिक रिस्पिरेशन करने वाले जैसे बैक्टीरियाज वगैरह, तो उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के बगैर ही रिस्पिरेशन का प्रोसेस होगा और उसकी बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा. तो अगर हम सारे एनर्जी रिएक्शंस को देखें तो उनको हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. एना मीन्स एज अ नेम शो कि दो चीज़ों को जोड़ के एक बड़ी चीज़ बनाना. अब जब आप लोग छोटी चीज़ों को जोड़ के एक बड़ी चीज़ बनाते हैं तो उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो वो एनर्जी आपको एनाबॉलिज्म में देनी पड़ती है. तो हर वो रिएक्शन जिसमें छोटी चीज़ कंबाइन होकर एक बड़ी चीज़ बना रही है वो एनाबॉलिक रिएक्शन है और उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. जैसे फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर से हाइड्रोजन को कंबाइन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल क्रिएट हो रहा है. तो कार्बन और हाइड्रोजन छोटे मॉलिक्यूल थे, वो जब जुड़ते हैं तो जुड़ने के लिए एनर्जी चाहिए. वो एनर्जी फोटोसिंथेटिक रिएक्शन से प्रोवाइड की जाती है, सनलाइट से. और इसीलिए हम लोग फोटोसिंथेटिक रिएक्शन को एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं. अगर हम लोग कैटाबॉलिक रिएक्शंस की बात करें तो बड़े चीज़ों को तोड़ के जो एनर्जी निकलती है उसको हम लोग कैटाबॉलिज्म कहते हैं या कैटाबॉलिक एनर्जी कहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सेलुलर रिस्पिरेशन की बात करें, यानी ऐसी रिस्पिरेशन या ऐसी एनर्जी क्रिएशन जो कि सेल करता है, वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ता है और तोड़ने से एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी कंज्यूम होती है. अब यहाँ पर अगर आप एक बात सोचें, हमारे पास लेट्स सपोज करें कि पानी की सप्लाई आती है. अगर आप पानी अपने टैंक्स में स्टोर नहीं करेंगे तो वो पानी कहाँ जाएगा? ज़ाया हो जाएगा. बिल्कुल इसी तरह जब ग्लूकोज से एनर्जी निकलती है तो उस एनर्जी को भी कहीं स्टोर करना पड़ता है. अगर वो एनर्जी स्टोर नहीं होगी तो वो एनर्जी एनवायरनमेंट में ज़ाया हो जाएगी. इसी तरह जब सनलाइट से एनर्जी मिलती है प्लांट्स को, तो प्लांट्स भी उस एनर्जी को स्टोर करेंगे. अगर वो एनर्जी स्टोर नहीं होगी तो वो एनर्जी भी ज़ाया हो जाएगी. तो प्लांट्स और एनिमल्स में चाहे वो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन हो या रिस्पिरेशन रिएक्शन हो, जहाँ पे भी एनर्जी स्टोरिंग की बात आएगी वहाँ पर एटीपी मॉलिक्यूल का जिक्र होगा. जैसे अगर हम लोग कहीं पे भी वाटर स्टोरिंग की बात करेंगे तो आपके जहन में जो है वो टैंक्स आएंगे, चाहे वो प्लास्टिक टैंक्स हों, चाहे वो सीमेंट के टैंक्स हों या छोटी छोटी टैंकीज हों, तो वो तमाम आपके जहन में आता है फॉर वाटर स्टोरिंग. इसी तरह जब भी हम लोग एनर्जी स्टोरेज की बात करेंगे तो हम लोग एटीपी मॉलिक्यूल्स को याद रखेंगे. एटीपी मींस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ट्राई क्यों कहते हैं कि जब एटीपी का कंप्लीट मॉलिक्यूल होता है तो उसमें एडेनिन होता है. दिस इज एडेनिन, दिस इज ग्लूकोज, और यहाँ पर एक फॉस्फोरस ग्रुप, दूसरा फॉस्फोरस ग्रुप और तीसरा फॉस्फोरस ग्रुप. That's why it is called the adenosine triphosphate. अब मैंने आपको क्या बताया कि एडिसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल है. कैसे? फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ग्लाइकोलिसिस की एनर्जी में
या अगर हमारे पास जो है ये एनर्जी स्टोर हुई हुई है, एटीपी मॉलिक्यूल है, तो जब हम इसमें से फास्फोरस को रिमूव करेंगे तो फास्फोरस रिमूव करने से एनर्जी रिलीज होगी। अब ये एनर्जी जो है ये ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर या इवन प्लांट्स के अंदर भी जहाँ पे भी रिक्वायर्ड होगी वहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे न्यूरॉन के अंदर आपने मैसेज कन्वे करना है, आपके मसल्स, जैसे मेरे मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करें, अब मेरे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करें, उसके अंदर एटीपी मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया, एनर्जी प्रोवाइड करा। हर कॉन्ट्रैक्शन यानी कि हाथ बंद करना और रिलैक्सेशन के अंदर मेरे एटीपी मॉलिक्यूल्स मुसलसल ब्रेक हो रहे हैं और एनर्जी रिलीज करें। इसी तरह हमने कोई मॉलिक्यूल क्रिएट करना है या हम लोगों ने जो है कोई चीज़ रिमूव करनी है, तो हर चीज़ के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है और वो एनर्जी एटीपी के मॉलिक्यूल को ब्रेक करके मिल रही है। जब एटीपी का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो ब्रेक करने के बाद दो क्योंकि एटीपी रह गए तो इसलिए डाइफॉस्फेट हो गया। डाई मीन्स टू फॉस्फोरस मॉलिक्यूल्स और एडिसिन उसी तरह है, और ये फॉस्फोरस ग्रुप जो है ये अलग हो गया। फिर अगर यही फॉस्फोरस ग्रुप यहाँ पे एडेनिन के साथ कंबाइन होगा तो कॉम्बिनेशन के लिए एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी कहाँ से आएगी, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है। सेलुलर रिस्पिरेशन से भी एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी एडीपी को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू एटीपी। इसी तरह फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस के अंदर भी एनर्जी क्रिएट होती है, तो वो एनर्जी भी एडीपी को कन्वर्ट करते हैं इनटू एटीपी। तो डिफरेंट एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं या डिफरेंट रिएक्शंस जो कि एनर्जी रिलीज करते हैं वो तमाम एटीपी क्रिएट करेंगे, और जिन रिएक्शंस में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उन तमाम में एटीपी टूट के एडीपी बनेंगे। सो दैट्स व्हाई हम लोग कहते हैं कि तमाम लिविंग थिंग्स के अंदर एटीपी रिसाइकल होते हैं, बिकॉज वो एनर्जी रिलीज भी करते हैं और एनर्जी से मिलकर बनते भी हैं। तो यहाँ पे कह सकती हूँ कि इस साइड पे हमारे पास कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा मॉलिक्यूल टूट के एनर्जी रिलीज करे, और यहाँ पर हमारे पास एनाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स मिलकर इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो अगेन एटीपी का बनना एनाबॉलिक रिएक्शन, टूटना कैटाबॉलिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जब एटीपी मॉलिक्यूल टूटता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है, और एनर्जी रिलीज करने की वजह से हमारे डेली प्रोसेस होते हैं, और जब एटीपी टूट के दोबारा बनेगा तो वो एनर्जी स्टोर करता है। तो जैसे आपके घर में जो टैंक्स हैं वो बार बार खाली होते, फिर भरते, फिर खाली होते, तो बिल्कुल इसी तरह एटीपी टूटता है, बनता है, टूटता है, और हर केस में एनर्जी स्टोर और रिलीज हो रही होती है। सो दैट्स व्हाई वी से कि एटीपी जो है वो बायो एनर्जेटिक्स या लिविंग थिंग्स के अंदर एनर्जी स्टोर करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम लोग जब भी बायो एनर्जेटिक्स का नाम लेंगे तो हम लोग उन मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे जो लिविंग थिंग्स के अंदर एनर्जी टैंक्स होते हैं, और उन एनर्जी टैंक में जो सबसे इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है वो है एटीपी। अगर वो एटीपी टैंक खाली होगा तो खाली होकर दोबारा भरने के प्रोसेस को हम लोग एनाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे, और जब एटीपी को तोड़ना होगा या टैंक को खाली करना होगा तो वो कैटाबॉलिक रिएक्शन कहलाएगा। थैंक यू।